गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, आज 12वीं की रसायन के पहले अध्याय ठोस अवस्था की चर्चा की जा रही है। सबसे पहले हम ये जान लेंगे हमें ठोसों के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ठोसों में जो उनके गुण होते हैं वो उनकी संरचना के कारण होते हैं। इनकी संरचना और गुणों में सहसंबंध रहता है, इसलिए हम इनकी संरचना के आधार पर वांछनीय गुणों वाले ठोसों की खोज कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में प्रदूषण की बहुत अधिक समस्या है, इससे बचने के लिए जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल बहुलकों जो कि प्लास्टिक का विकल्प होगा, इसकी खोज की जा रही है। वैज्ञानिक इसके लिए प्रयासरत हैं। कार्बन नैनोट्यूब से स्टील से भी अधिक मजबूत, एल्युमिनियम से भी हल्के और तांबे से अधिक सुचालक पदार्थ बनाए जा सकते हैं। यानी हम वांछित गुणों वाले ठोसों को प्राप्त करने के लिए हमें इस अध्ययन की अत्यधिक आवश्यकता है। अब चलिए आप बात करें द्रव्य की अवस्थाओं में जो ठोस अवस्था है इसकी कुछ गुणों की। ठोसों में अवयवी कणों की स्थिति बिल्कुल नियत रहती है, वो अपने स्थान से नहीं हटते हैं, यानी उनमें स्थानांतरी गति संभव नहीं है, उनमें केवल दोलन गति संभव है। वो अपनी स्थिति के आसपास साम्यावस्था में रहते हुए केवल दोलन गति कर सकते हैं। अवयवी कणों की जो प्रकृति है वही इनकी जो व्यवस्था है वो निर्धारित करती है। इनमें दो कारक मान सकते हैं हम जो ठोस के गुणों को निर्धारित करता है। अंतराणविक बल, इनके बीच जो बंधन ऊर्जा है वो ये इनके प्रकृति और इनकी व्यवस्था को निर्धारित करती हैं। ठोसों में कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं, जैसे ठोसों में आयतन, आकृति और द्रव्यमान निश्चित रहते हैं, जबकि वो तरल में ऐसा नहीं होता है। अंतराणविक बल इनके बहुत प्रबल होते हैं। ठोस एक दूसरे से जो ठोस के रचक कण हैं वो एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं। इनके कणों के बीच में जो अंतराणविक दूरी होती है वो बहुत कम होती है। ये असंपीड्य होते हैं, यानी इनको प्रेस करके दबाया नहीं जा सकता। ये कठोर होते हैं। अवयवी कणों के मध्य इसमें इनमें स्थानांतरित गति का अभाव पाया जाता है। अब हम क्रिस्टलों को, जो ठोसों को मुख्य रूप से हम दो वर्गों में बांटते हैं जिनकी बहुत स्पेसिफिक संरचना होती है। उनको हम एक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, इन्हें हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं, क्योंकि इनकी एक निश्चित कैरेक्टरिस्टिक इनकी आकृति होती है। अब इनके जो अवयवी कण हैं जैसे परमाणु, अणु या आयन, इनका एक व्यवस्थित क्रम होता है। इनकी तीनों विमाओं में यानी 3D में इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, और इनकी जो व्यवस्था है वो दीर्घपरासी होती है। यहाँ पे दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब ये है कि जो व्यवस्था एक छोटे से हिस्से में है वही व्यवस्था संपूर्ण क्रिस्टल में पाई जाती है। यानी उसका जो पैटर्न है वो एक निश्चित रहता है, फिक्स्ड पैटर्न रहता है। इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोस लें, इनको हम वास्तव में द्रव न कहकर कि इनको अतिशीतल द्रव कहते हैं। यानी ये वास्तविक ठोस ना होकर के द्रव को अधिक ठंडा करने पे उनके अणु पास पास आ जाते हैं, ऐसा मान सकते हैं। एमोर्फस सॉलिड कहलाते हैं। जी, एमोर्फस मतलब होता है आकार विहीन, अर्थात ये ठंडा करने पर ही ठोस अवस्था में आ जाते हैं। इनकी अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो लघु परासी होती है, यानी संपूर्ण क्रिस्टल में एक जैसी व्यवस्था नहीं होती है, तो कोई कोई इनको आभासी ठोस भी कहता है। अब बात करें हम दोनों की तुलना की, तो आकार अपन देखें तो क्रिस्टलीय ठोसों में आकार निश्चित रहता है, उसकी आकृति अभिलक्षण रहती है। अक्रिस्टलीय ठोसों को जब पिघलाते हैं तो उनको हम ठंडा करके किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, यानी इनकी कोई अभिलक्षणिक आकृति नहीं रहती। इनको हम
अत्यधिक श्यान द्रव मान सकते हैं। श्यानता आपने पढ़ी होगी 11th में। द्रवों के जो बहने का गुण है वो श्यानता कहलाती है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, कभी प्रश्न पूछा भी जाता है कि पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं यानी 200-300 साल वर्ष पुरानी, तो इनके कांच को देखा जाए तो नीचे की ओर मोटे हो जाते हैं, ऊपर की ओर पतले हो जाते हैं, और इनका जो कलर है वो भी इनमें फेड हो जाता है, इनमें दूधियापन भी आ जाता है। इसका ये व्याख्या की जा सकती है कि बहुत लंबे समय बाद कांच के जो कण हैं वो ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, इसलिए ऊपर का हिस्सा पतला हो जाता है, नीचे का हिस्सा मोटा हो जाता है, और इनकी जो व्यवस्था बनी रहती है वो भी गड़बड़ा जाती है। इसके कारण ये दूधिया हो जाता है। अब बात करें गलनांक की। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो एक विशिष्ट ताप पर पिघल करके द्रव में बदल जाते हैं, यानी उसका जो गलनांक है वो बहुत शार्प होता है, तीक्ष्ण होता है, यानी बिल्कुल निश्चित होता है। एक ही ताप पर संपूर्ण क्रिस्टल द्रव में चेंज हो जाता है। इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोस एक पूरी रेंज में धीरे धीरे नरम होते हैं, फिर पिघलते हैं, यानी इनके गलनांक कैसे होते हैं? सपाट होते हैं। सपाट का मतलब एक निश्चित पॉइंट पे पूरा नहीं पिघलता, कुछ पहले से पिघलना शुरू कर देते हैं और काफ़ी ताप बढ़ता जाता है, वो पिघलते रहते हैं। अब दैशिक गुण देखें। दैशिक में आप ये इस तरह कर सकते हैं कि कुछ गुण, भौतिक गुण जो सभी दिशाओं में समान होते हैं तो वो समदैशिक कहलाते हैं। यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस को देखें तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। इसके जो भौतिक गुण हैं जैसे चालकता, अपवर्तनांक अलग अलग दिशाओं में नापने पर अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। इनके गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, आप ये काले कलर से कुछ कण दर्शाए गए हैं, कुछ कण लाल कलर से दर्शाए गए हैं। जो आप यदि किसी गुण को इस दिशा में नापें अगर, तो इस दिशा में हम पाते हैं कि इसमें कुछ लाल कण और कुछ काले कण इसके मार्ग में आ रहे हैं, और जबकि हम इस दूसरी दिशा से नापें इसको तो पूरी दिशा में इसमें लाल कण दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह अगर क्रिस्टलीय कण है तो इसमें मान लो हमने प्रकाश किरण ही भेजी, तो इस दिशा में प्रकाश किरण जब ऊपर से नीचे आ रही है, इसमें देखें तो इसको केवल लाल कणों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये गुण अलग होगा। और इस तरफ इस दिशा में देखें तो इसमें लाल काले दोनों प्रकार के कणों का सामना करना पड़ता है इसको, तो इसमें गुण अलग होगा। अब बात करें विदलन की। विदलन मतलब काटना। जब हम क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो उसमें कई अलग अलग सतहें दिखाई देती हैं, और उसकी ज्यामिति निश्चित होती है। वो अधिकांश भंगुर होते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाते हैं। कभी नमक को आपने तोड़ा हो तो आप उसमें स्पष्ट रूप से कई सतहें देख सकते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों को अपन काटें तो सीधे दो टुकड़े कट जाते हैं, और जिस दिशा में काटें उस दिशा में उसकी सतह दिखती है। अब बात करें एंथैल्पी की। क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी गलन की एंथैल्पी बिल्कुल निश्चित होती है, और उसका जो शीतलन वक्र है वो असतत होता है, यानी डिसकंटिन्यू होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में गलन की एंथैल्पी कम रहती है, निश्चित नहीं रहती, और उनका जो शीतलन वक्र है वो भी कंटिन्यू रहता है, सतत रहता है, यानी वो ठंडा करने पे उससे हर ताप प्राप्त होते हैं। जबकि ठोसों में क्या, वो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या रहता है कि वो उसको ठंडा करेंगे क्या कि एक ताप पर पूरा पदार्थ ठंडा हो जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। इसके बाद सारी ताप उसमें नहीं मिलेंगी। अब बात करें हम बहुक्रिस्टलीय ठोसों की। कुछ ऐसे ठोस भी होते हैं जो देखने में तो अक्रिस्टलीय लगते हैं, किंतु इनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है, जैसे कि धातुएं। अधिकांश धातुएं बहुक्रिस्टलीय अवस्था में रहती हैं, जबकि इसमें ऐसा रहता है कि इसकी एक पूरा क्रिस्टल देखें तो ये समदैशिक गुण दर्शाता है, लेकिन उसके एक एक नमूने को अलग अलग देखें तो ये विषमदैशिक गुण दिखाते हैं।
अब उदाहरण लेते हैं अक्रिस्टलीय सिलिकॉन का। अब तक उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ फोटोवोल्टिक पदार्थ हैं। फोटोवोल्टिक पदार्थ आप जानते ही हैं, जिनसे प्रकाश विद्युत प्राप्त की जाती है, यानी सूर्य के प्रकाश से विद्युत प्राप्त करने वाले होते हैं। अब एक और गुण अपन देखें ठोसों का। ठोसों में अपरूपता के गुण पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं एक से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन को देखें अपन तो ये ग्रेफाइट, हीरा या फुलरीन, इन सब की अलग अलग संरचना होती है, जो आगे अपन पढ़ेंगे और शायद कक्षा 10 में भी आप पढ़ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण की। क्रिस्टलीय ठोसों को हम उनके बलों के आधार पर मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटते हैं, जिनमें वैन डर वाल्स बल लगे होते हैं, यानी इनके कण आपस में वैन डर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं। ये आणविक ठोस कहलाते हैं और इनमें रचक कण अणु होते हैं। दूसरे अपन देखें, इसमें उदाहरण भी देख सकते हैं। इसके उदाहरण देखिए, ये रचक कण इनके अणु होते हैं। इनको हम फिर से अलग अलग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहले वे ठोस हैं जो अध्रुवीय अणु होते हैं, माने इनके जो अणु होते हैं वे ध्रुवीय नहीं होते हैं, जो केवल लंदन बल या जो वैन डर वाल्स बल हैं उनसे जुड़े रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से वो आते हैं जो जैसे अक्रिय गैसें हैं, इनको जमा कर ठंडा कर ठोस बना दो। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इन चूँकि बहुत अधिक कम माने बहुत अधिक ठंडा करने पर ये ठोस अवस्था में आते हैं। सामान्यतः कमरे के ताप पे ही गैस अवस्था में रहते हैं। और जो इनका अणु होता है, अक्रिय गैसों में तो ये परमाणु के रूप में ही रहते हैं, तो ये परमाणु ही इनके रचक कण होते हैं, ये तो अध्रुवीय होते ही होते हैं। बाकी एक ही परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु से अणु बनते हैं, इसलिए इनमें ध्रुवता नहीं पाई जाती। जैसे H2 है, Cl2 है, I2 है, इनमें कोई ध्रुवण नहीं पाया जाता है, इसलिए ये केवल वैन डर वाल्स बलों से ही दूसरे में जुड़े रहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड ठोस, इसको हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। अगला प्रकार है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। जी ऐसे आणविक ठोस होते हैं जिनमें 2 ध्रुव पाए जाते हैं। जैसे HCl का उदाहरण ले लें। HCl में Cl अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण इस पे Cl की तरफ माइनस आवेश आता है और H की तरफ आंशिक प्लस आवेश रहता है। तो एक HCl का प्लस और दूसरे HCl का माइनस हिस्सा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इनके बीच जो बल लगता है वो दुर्बल, माने ये विद्युतीय बल होता है, स्थिर विद्युत बल। लेकिन चूंकि विद्युत आघूर्ण बहुत कम होता है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है, इसलिए बल उतने अधिक प्रबल नहीं होते जितने आयनिक ठोसों में होते हैं। फिर भी इसमें द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है। ये ठोस भी मुलायम रहते हैं, विद्युत के कुचालक रहते हैं। इनके गलनांक अध्रुवीय ठोसों की तुलना में थोड़े अधिक होते हैं, लेकिन कमरे के ताप पे ये भी गैसीय द्रव अवस्था में रहते हैं। ये तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन बंध से आबंधित ठोस। हाइड्रोजन बंध आपने पढ़ाई होगा कक्षा 11वीं में। जो अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसको अपने फोन करके याद कर सकते हैं। ये परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के से जुड़ करके, यानी हाइड्रोजन परमाणु से एक सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जैसे जल के अणु में आपने देखा होगा कि जल के एक अणु का H और दूसरे अणु का O, इनके बीच में एक बंध बन जाता है, दुर्बल बंध। इसको हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इससे ही हम जल के कुछ गुणों को समझ सकते हैं। आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि H2O सामान्य ताप पे द्रव है, जबकि H2S सामान्य ताप पे ठोस है। H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। तो इसके कारण यही है कि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, जबकि
जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये एक अतिरिक्त बल है, इसके कारण जल के कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित जो ठोस हैं ये भी बहुत अधिक आयनिक ठोसों जैसे तो मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन ये अन्य आणविक ठोसों की तुलना में इनमें अधिक बल होने के कारण ये समान ताप पे द्रवावस्था में रहते हैं, जैसे जल है। मैंने अपने समान आणविक द्रव्यमान वाली आणविक ठोसों की तुलना में ये अधिक मजबूती से बने रहते हैं। इनमें अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बल है वो रहता है। जिनमें अधिक प्रबल होते हैं ये उनके गलनांक ज़्यादा होते हैं, जिनमें दुर्बल होते हैं उसमें गलनांक कम होते हैं। अब बात करें आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके रचक कण आयन होते हैं। ये आयन विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरा रहता है। इसमें 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस पाया जाता है, यानी क्रिस्टल जालक त्रिविम जालक बनता है इनमें। इनके बीच में जो बल होता है वो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। इसके कारण ये बहुत मजबूत होते हैं, मजबूती से बंधे रहते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं। ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, लेकिन ये पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में सुचालक होते हैं। ये ठोस मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं, तोड़ने पर टूट जाते हैं, यानी भंगुर होते हैं। और ये जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। उदाहरण के तौर पर इनको ले सकते हैं। नमक है, NaCl है, KCl CHCl है, ZnS है, कैल्शियम फ्लोराइड है। ये आयनिक ठोसों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस की। ये अधात्विक ठोस बड़े आकार के नेटवर्क संरचना वाले होते हैं। इनमें परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध बने होते हैं। इनको हम जॉइंट मॉलिक्यूल यानी विशाल अणु भी कहते हैं। ये ठोस होते हैं, भंगुर होते हैं, इनके गलनांक भी उच्च होते हैं। ये परमाणु अपने स्थानों पर प्रबलता से बंधे होते हैं, इसलिए ये कुचालक होते हैं। गलने के पूर्व ये विघटित हो जाते हैं। हीरा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें बड़ी बड़ी संरचनाएं पाई जाती हैं। आपने कक्षा 10वीं में भी हीरे और ग्रेफाइट की संरचना का अध्ययन किया होगा। तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट है वो एक अपवाद के रूप में रहता है। ग्रेफाइट में जो संरचना होती है वो षटकोणीय संरचना होती है। षटकोणीय संरचनाएं की अलग अलग परतें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। चूँकि कार्बन में आपको पता है कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं कार्बन के परमाणु में। अब यहाँ आप देख रहे हैं ग्रेफाइट में कि एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है। इसको देखें आप, 1, 2 और 3 से जुड़ा रहता है। इसका चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन एक परत से दूसरी परत के बीच में जुड़ता है। तो चूंकि ये बहुत दूर रहते हैं, ये बंधन कमजोर रहता है, इसलिए ये जो ग्रेफाइट है इसकी परत पर सरकने का गुण पाया जाता है। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण ही ग्रेफाइट सुचालक होता है। आपने पेंसिल का उपयोग किया होगा। पेंसिल ग्रेफाइट की रहती है, आराम से इतनी चिकनी होती है कि कागज पर रगड़ते हैं तो ग्रेफाइट छूट जाता है, यानी इसकी परतें एक दूसरे से मजबूती से नहीं बंधी होती हैं। हल्की सी रगड़ पे भी वो अपने आप को छोड़ देती हैं, यानी अलग हो जाती हैं। ये इसकी संरचना के कारण ही ऐसा होता है। इसके विपरीत आप कार्बन का ही दूसरा अपर रूप लें, ये हीरा है। हीरा में चतुष्फलक की संरचना पाई जाती है। तो ये एक दूसरे से बहुत मजबूत सी बंधे होते हैं। एक कार्बन आप देखिए, एक कार्बन यहाँ पर 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, तो इसकी चारों इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, इसलिए इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसीलिए ये कुचालक होते हैं। आप हीरे में देखें तो हीरे में जो संकरण होता है sp3 होता है, यानी एक कार्बन 4 से जुड़ा रहता है। जबकि ग्रेफाइट में संकरण होता है sp2, यानी एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, इसलिए इनके गुणों में भिन्नता है। अब आप बात करें धात्विक ठोस की, चौथा प्रकार है
धात्विक ठोस को हम इस तरह मान सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के संबंध में घिरी हुई धनायन है। क्योंकि धातुओं में बहुत से इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की बड़ी संख्या के कारण अपन ये मानते हैं कि जो छोटे आकार के धनायन हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में बंधे हुए हैं। क्योंकि धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, इनकी आयन ऊर्जा बहुत कम होती है, इसलिए इन आयनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच जो बंध होता है, इस बंध को ही हम धात्विक बंध कहते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसके कारण ही धातुएं चालक होती हैं, इनकी चालकता उच्च होती है। आपको पता है चांदी सबसे अधिक चालक धातु है, उसके बाद तांबे का नंबर आता है। धातुओं में ऊष्मा की चालकता भी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इनमें धात्विक चमक भी इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती है। इनमें एब्सेंटर्स बने रहते हैं, तो इसके कारण उसका रंग भी दिखाई देता है। कुछ धातुएं कोमल भी रहती हैं, इनके पीछे कारण ये रहता है कि इनमें या तो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है या फिर इनकी संरचना ऐसी रहती है। जैसे सोडियम है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही रहता है, तो सोडियम इतनी मुलायम धातु है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। धातुओं के उदाहरण अपने पूरे जीवन में काफ़ी दिखते हैं आपको। लोहा है, चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी धातुएं हैं। अब हम बात करें क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक क्या होता है, ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है। यदि हम अपने किसी कमरे में देखें, कमरे में टाइल्स की संरचना देखें, आप यहाँ देख रहे हैं, ये आप एक फर्श मान लें, फर्श में टाइल्स लगी हुई हैं। देखो एक टाइल्स होगी, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइल्स इसमें लगी हुई हैं। यदि हम टाइल्स के सेंटर्स पे एक एक पॉइंट बनाएं और इन सेंटर्स को जोड़ दें, तो ये हम अब इनको केवल बिंदु माने। हम इस बिंदु पे एक टाइल रखी, दूसरे बिंदु पे दूसरी टाइल, इस पर तीसरी टाइल रखी, इस पर चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9 टाइल ऐसी रख दी, तो पूरा फर्श बन गया। लेकिन हम इसको जब प्रदर्शित करते हैं तो केवल इनके बिंदु बिंदु प्रदर्शित करें। तो ये जो बिंदु है, ये सेंटर मान के अपने यहाँ सेंटर पर रखी है टाइल्स, इनको कहते हैं अपन जालक बिंदु। और ऐसे जो जालीनुमा संरचना होगी, इसको बोलते हैं अपन जालक। अब चूंकि ये द्विविमीय पैटर्न है, केवल हमने ये सरलता के लिए टाइल्स का एग्जाम्पल लिया, तो ये द्विविमीय पैटर्न ऐसा बनता है। अब यदि हम बात करें 3D पैटर्न की, क्योंकि आप कहेंगे द्विविमीय तो क्रिस्टल होता नहीं है, क्रिस्टल 3विमीय होता है। तो 3 डायमेंशनल की बात करें तो आप ऐसी द्विविमीय, जैसे आप मान लो गेंद आपने गोले रख दिए, यानी ये रख दिया आपने गोले, तो इसको अपन परमाणु को गोल मानते हैं, अणु हो या आयन हो, ये सब गोल होते हैं। तो इनको भी हम ऐसे बना सकते हैं कि आपने यहाँ पे इस तरह रखी हैं, द्विविमीय पैटर्न इसका भी है। ये 3 परमाणु या 3 अणु हमने क्रम से रख दिए। हम इनके सेंटर्स को चिन्हित कर लें, इनके जो केंद्र हैं इनको चिन्हित करके एक जाली बना लेते। ये क्या बन जाएगी, ये क्रिस्टल जालक हो गया, ये एक जालक बिंदु हो गए। अब हम इसके ऊपर एक और इसी तरह का नेटवर्क रख दें, यानी इस तरह की एक परत और रख दें कि इस गोले पे एक, दूसरे गोला, इस पे तीसरा, इस पे गोला, इस पे गोला, सभी गोलों पे एक एक गोला और रख दें, तो ये 3 डायमेंशनल पैटर्न यानी त्रिविमीय पैटर्न बन जाएगा। इसको हम देखें, यहाँ पे मान लो, यहाँ देखिए आपने यहाँ देखा 1 2 3 4 गोले एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। 4 गोले, सभी गोलों पे एक एक करके 4 गोले रखे हैं, बगल में भी 4 गोले रखे हैं, इसलिए 64 गोले इस पर रखे हैं। तो इन गोलों के सभी के केंद्रों को हम एक एक बिंदु मान लें, तो ये कहलाते हैं जालक बिंदु। और ये जो जालक बिंदु है, इनको मोटिफ भी कहते हैं। मोटिफ या जो भी आप बेसिस इसका रख रहे हैं, जैसे यहाँ पर टाइल्स रखी, यहाँ पर हमने परमाणु रखा, परमाणु रखा है, अणु रखा है, आयन हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन मोटिफ बोलते हैं, बेसिस या मोटिफ। अब हम इसमें देखते हैं कि बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। आप इस पर ध्यान दें के लिए, इस कोने पे देखो,
प्रत्येक में 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे बिंदु रहता है 8। एक मान लो घन की कल्पना करें तो ये इस तरह का रहता है, तो ये क्या हो जाता है इकाई कोष्ठका। आप यहाँ पे इस पूरी जो पूरा सेल है इसको इतने ही छोटी छोटी इकाइयों से मिल बना होता है, बना मान सकते हैं। जैसे एक घन ये हो गया, एक घन इसके नीचे हो जाएगा, उसके नीचे भी एक घन और लगा हुआ है। इस तरह से 3 घन ऊपर नीचे लगे हुए हैं। यहाँ भी 3 घन लगे हैं, यहाँ भी 3 घन लगे हैं, यहाँ भी 3। अब इनकी इस पूरे क्रिस्टल को ये मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे घनों से मिलके बना है। तो इसी मोटिव है, इसी संरचना को, जो ऐसी संरचना जिसके पुनरावृत्ति द्वारा हम पूरे क्रिस्टल को बना मान सकते हैं, ये कहलाती है एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल। इसको क्या कहेंगे? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या हो गई? वह इकाई, वो सबसे छोटी संरचना जिससे हम पूरे क्रिस्टल को, जिसकी पुनरावृत्ति के द्वारा पूरे क्रिस्टल को बना मान सकते हैं। अब बात करें हम क्रिस्टल जालक की, तो क्रिस्टल की जो त्रिविम संरचना है, इसमें जहाँ पे अणु परमाणु आयन मोटिफ के रूप में रहते हैं, उनकी जगह हमने बिंदु बना दें और सरल रेखाओं से बिंदुओं को जोड़ दें तो ये संरचना बनेगी, वो त्रिविम जालक क्रिस्टल जालक कहलाती है। और जालक बिंदु क्रिस्टल जालक में जहाँ पर अणु परमाणु या आयन यानी मोटिफ रखे जाते हैं उनको हम जालक स्थल या जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल की पूरी तरह व्यक्त करने के लिए एक छोटा सा भाग चुना जाता है जिसका सभी दिशाओं में पुनरावर्तन करने पर क्रिस्टल प्राप्त होता है। इसको हम एकल कोष्ठका यानी यूनिट सेल कहते हैं। ये परिभाषाएं हैं, नोट कर लीजिए। सतह को छोड़कर जो सतह पे जो बिंदु होते हैं जालक, उनको छोड़ करके प्रत्येक जालक बिंदु यानी प्रत्येक परमाणु के चारों का वातावरण एक जैसा रहता है, यानी सभी जगह समानता रहती है। केवल सतह वालों के पास क्या है, सतह के बाहर वाला वातावरण अलग होगा, अंदर वाला अलग होता है। तो अपन यूनिट सेल की परिभाषा इस तरह भी कर सकते हैं। वह सूक्ष्मतम संरचना जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है, इकाई सेल या एकल कोष्ठका कहलाती है। अब हम देखते हैं क्रिस्टल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, यानी हम कैसे उनका रूप और उनका नाम निर्धारित करते हैं। तो क्रिस्टल के पैरामीटर्स में हम 3 डायमेंशन लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक तो यदि कोई घन की कल्पना करें या किसी कमरे की कल्पना करें तो कमरे में 3 लंबाइयाँ होती हैं, 3 डेफिनेशंस होते हैं। एक तो लंबाई वाली दीवार हो गई लंबाई, दूसरी चौड़ाई वाली दीवार की हो गई चौड़ाई, और तीसरी हो गई ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 लेते हैं। ये 3 कोरे मान सकते हैं अपन। तो ये 3 किनारे जो हैं इनकी एक जिला अभिलक्षण हुआ, इनको ABC द्वारा व्यक्त करते हैं। और इन तीनों किनारों के बीच के जो कोण है अल्फा बीटा गामा, इनको ये 3 पैरामीटर अलग हो गए। इस तरह से कुल इसमें 6 पैरामीटर अपन मान सकते हैं। इनके आधार पर ही हम इन कणों के क्रिस्टलों की जो साइज है, इनकी क्रिस्टल जालक नाम है देते हैं। तो इनमें कुछ संकेतों की कुछ रूढ़ियाँ होती हैं। आप इसको A माने, इसको B माने, उसको C माने, तो B और C के बीच का जो कोण है उसको हम अल्फा मानते हैं, और A और C के कोण के बीच को तो बीटा मानते हैं, और A और B के बीच के कोण को गामा मानते हैं। यानी जो ABC और अल्फा बीटा गामा में देख सकते हैं कि A के सामने अल्फा रहता है, B के सामने बीटा रहता है और C के सामने गामा रहता है। अब इनमें अल्फा बीटा गामा समान और भिन्न भी हो सकते हैं, ABC भी समान और भिन्न हो सकते हैं। तो अपन इसमें इन कोष्ठकाओं को मुख्य रूप से बड़े बड़े 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसी कोष्ठका जिसमें केवल कोनों पे कण पाए जाते हैं, यानी कण केवल कोने कोने पर स्थित हैं, इसको हम सरल या आद्य एकक कोष्ठका कहते हैं। ये सिंपल कोष्ठका है, सरल है। दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठका। केंद्रित में जब अवयवी, ऐसी कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कहीं अन्य जगह भी होते हैं, तो वो केंद्रित कोष्ठका कहलाती है। केंद्रित इकाई कोष्ठका या इकाई सेल कहलाती है। जैसे हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। पहले आप देखें अंतः केंद्रित, यानी ऐसी एकल कोष्ठका जिसमें कोनों के अलावा इसके केंद्र पे भी एक रचक कण होता है। इसको हम अंतः केंद्रित
या बॉडी सेंटर्ड यानी काय केंद्रित यूनिट सेल भी कहते हैं। अब ये कहाँ होती है, आप एक घन ले लें, घन की कल्पना करें और घन का विकर्ण निकालें। घन के एक विकर्ण देखिए यहाँ से आपने, जैसे दीवार की कल्पना करें, आप एक नीचे वाले कोने से सामने के ऊपर वाले कोने को जोड़ दें, दूसरे में आप दूसरे के नीचे कोने को सामने वाले के ऊपर कोने को जोड़ दें, इसमें तीसरे कोने को ऊपर वाले को नीचे से जोड़ें, नीचे वाले को ऊपर से जोड़ें। इस तरह से कटने पर सभी विकर्ण एक जगह कटते हैं, उसको ही हम अंतःकेंद्र कहते हैं और उस स्थान पर एक कण रहता है, तो ये कहलाता है अंतःकेंद्रित या काय केंद्रित कोशिका। अब हम दूसरा लें फलक केंद्रित कोशिका। आप जानते ही हैं कि घनाभ या घन में 6 फलक होते हैं। जैसे कमरे को सोच लें, कमरे के कोनों पे तो कण हैं, माने एक कोशिका को अपना कमरा मान लेते हैं तो इसकी कोनों पे 8 कण हैं, 8 रहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त दीवालों के बीच में जो फलक है, दीवाल मानना अपन को, तो अगर इसके हम विकर्ण खींचें, 2 विकर्ण जहाँ कटेंगे दीवार पे फलक पर, जैसे मान लो इसको लिया आपने, एक इसकी कल्पना आप इसको ले लें, ये आपकी ये वाली, हमने ये वाली दीवार ली इसकी, इस दीवार की बात करें आप, ये हो गया एक फलक, ठीक है। इसका हम विकर्ण अपन ने लिया, ये विकर्ण लिया, इसको जो दोनों यहाँ कट रहे हैं, यहाँ पे एक कण हो जाए, इस तरह से इस दीवार पे भी एक कण फंस जाए, इस पे भी एक फंस जाए, छत पे एक, फर्श पे फंस जाए, यानी चारों दीवारों पे एक एक कण हो जाए तो 4 हो गए, एक फर्श पे और एक छत पे। इस तरह से कुछ 6 कण इसमें फलकों में रहती है, तो ये फलक केंद्रित संरचना कहलाती है, यानी फलक केंद्रित एकल कोशिका होगी। अब कुछ कोशिकाओं में ये केवल विपरीत फलकों में स्थित होते हैं, सभी फलकों में नहीं होते हैं, किन्हीं 2 विपरीत फलकों में कण फंसे रहते हैं, माने ये कोनों के अलावा, 8 कोनों के अलावा इसके किन्हीं 2 विपरीत फलकों में एक एक कण फंसा रहता है, तो इसको हम एंड सेंटर्ड एकल कोशिका कहते हैं, यानी अंत केंद्रित। इनमें किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर ही रहते हैं। इस तरह से ये 3 प्रकार की आपकी ये केंद्र संरचनाएं हो गई। इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब बात करें क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल हैबिट्स की, तो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र पाए जाते हैं। ये 7 तंत्र आपके इन पैरामीटर्स पर निर्भर करते हैं। ये जो क्रिस्टल के प्राचल या पैरामीटर्स हैं वो आपने पढ़ ही लिए हैं। 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 कोरें और 3 कोण। तो सबसे पहला प्रकार होता है घनी क्रिस्टल का। घनी इकाई में क्या होता है, आपकी तीनों पैरामीटर माने तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं, यानी ए बराबर बी बराबर सी, और तीनों कोण नभ्यंश के होते हैं। ये घन हो गया। दूसरा क्रिस्टल तंत्र है द्विसम लंबाक्ष। आप यही शब्द से देख रहे हैं, द्विसम लंबाक्ष, यानी 2 समान हैं और बाकी पूरे लंबवत हैं। यानी इसमें ए और बी यानी लंबाई और चौड़ाई तो समान है किंतु ऊंचाई अलग है, लेकिन ये तीनों आपस में लंबवत हैं, तो ये द्विसम लंबाक्ष हो गया। अब तीसरा है विषम लंबाक्ष। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है आपका, विषम लंबाक्ष, यानी जो अक्ष कैसे हैं, विषम हैं लेकिन एक दूसरे के लंबवत हैं। यानी इसमें तीनों अक्ष अलग अलग होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, लेकिन ये तीनों लंबवत होते हैं। इसकी संरचना दिख रही है। आप तीसरा देखें, चौथा देखें षटकोणीय हेक्सागोनल, यानी इसमें ये षटकोणीय रहता है, इस तरह का षटकोण बना रहता है। इसमें ये तो बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई अलग होती है सी, यानी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है। और इसमें जो 2 कोण हैं ये भी नभ्यंश के होते हैं, लेकिन तीसरा जो कोण है मानी ये वाला कोण है, ये आपको पता है षटकोण का कोण कितना होता है, 120 अंश का होता है, तो ये 120 का होता है। बाकी ये ऊपर जो इसके लगे हुए हैं ये होते हैं 90 के। तो आप ये देखें 2 कोण नभ्यंश के होते हैं और तीसरा कोण आपका 120 का होता है। अब देखें त्रिसमनताक्ष। अब देखिए इसमें शब्द दिया है त्रिसमनताक्ष, यानी इसके जो तीनों अक्ष होते हैं, तीनों अक्ष लंबाई में समान होते हैं, ए बराबर बी बराबर सी। और अक्ष कैसे होते हैं, नत होते हैं। नत का मतलब ये समकोण में नहीं होते हैं, यानी इनमें कोई भी कोण नभ्यंश का नहीं होता है, बस केवल लंबाइयाँ समान होती हैं। यानी इसको घन को ऐसे चपटा कर दें तो मान सकते हैं इसको,
कोण नव्यांश के नहीं होते एक भी, लेकिन भुजाएं तीनों समान होती हैं। अब बात करें एक नताक्ष यानी मोनोक्लिनिक। एक नताक्ष, एक नत अक्ष, इसका केवल एक अक्ष नत होता है, बाकी दो के कोण नव्यांश के होते हैं। तीनों अक्ष अलग अलग लंबाई के होते हैं, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भिन्न होती है। इसमें ये देखो अल्फा और गामा दो कोण नव्यांश के होते हैं और तीसरा कोण नव्यांश का नहीं होता, इसलिए हम एक नताक्ष कहते हैं, एक अक्ष नत है इसका। सातवां है ट्राइक्लिनिक त्रिनताक्ष, यानी तीनों अक्ष इसके नत होते हैं, माने तीनों में कोई भी नव्यांश का कोण नहीं बनाता है, वही तीनों की लंबाइयाँ भी अलग अलग होती है, ना तो इसमें कोई खूर बराबर है और ना ही कोई कोण नव्यांश का है। इस तरह से ये 7 क्रिस्टल तंत्र हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेविस जालक की। तो ब्रेविस जालक कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। इनका आप हम अलग से अगले भाग में इसको देखेंगे। आशा है आपको सबको ये कुछ समझ में आया होगा। आप घर पे अभ्यास कीजिए, पुस्तक में देखिए, जो समझ में नहीं आए उसकी हमसे बात करिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए।